नमस्कार, आप सबों का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक लेकर आप लोगों के सामने आए हैं और आप देख पा रहे हैं कि बीपीएससी का नया पैटर्न क्या है। सब तरफ ये बात चल रही है कि बीपीएससी के पैटर्न में बदलाव हुआ है, खास करके प्रीलिम्स में। और जो पैटर्न में बदलाव हुआ उसको समझने की कोशिश कीजिए। पिछले 69 परीक्षा से 69 बीपीएससी से ही पैटर्न में बदलाव हुआ है। और मैं यहाँ एक बात आपको बता दूँ, जो 69 का पीटी हुआ था उस समय भी मैंने प्रभात खबर में एक आलेख लिखा था एग्जाम से पहले, और मैंने कहा था कि क्या क्या बदलाव होंगे और एग्जैक्ट उसी अनुरूप बदलाव हुए। अगर किसी को चाहिए तो मैं वो दे सकता हूँ, पेपर का कटिंग आज भी मेरे पास है। तो आज मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि आखिर ये पैटर्न क्या बदलाव हुआ है, उसको ध्यान से समझिए और जो आपके स्कोर को बहुत इंप्रूव करेगा। इस पैटर्न को अगर समझ लेंगे तो आपको नेगेटिव से भी बच सकेंगे। कितना क्वेश्चन का अटेम्प्ट लेना है वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा जब एग्जाम क्लोज होगा। अभी फिलहाल तो उस बात पे चर्चा हम लोग नहीं करेंगे। तो मैंने आइडियली जो क्वेश्चंस हैं उसको सबसे पहले मैं पैटर्न में बदलाव को की बात करूं उससे पहले मैं बताऊं कि जो 150 क्वेश्चंस हैं उस 150 क्वेश्चंस को आइडियली मैंने 5 भागों में विभक्त किया है। जो पहला भाग है वो 30 क्वेश्चन, ये ऐसा मत समझिएगा कि 30 मैंने लिखे हैं तो वो एकदम तराजू पे नापा हुआ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लमसम एक आइडियली मतलब जो अनुमानित है उसके आगे पीछे 2-3 आगे पीछे हो सकता है, उसके लिए चिंता मत कीजिएगा। जो मतलब पहला सेक्शन है उसमें हम लोग रखते हैं। तो मैं अगर आप लोगों को बताऊं तो ये रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, अर्थात अगर आप मान लीजिए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को बना रहे हैं तो बहुत सारे एग्जाम को आपने बनाया है तो सीधा सीधी 30 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन कभी 25 क्वेश्चन आपको एकदम रिपीट मिलेगा, डिट्टो लगभग मिल जाएगा। वो लैंग्वेज में थोड़ा बहुत का हेरफेर हो सकता है, कई बार लैंग्वेज का हेरफेर नहीं भी हो सकता है। अगर यूपीएससी में कोई क्वेश्चन आया हुआ होगा तो स्ट्रेट उठा के इधर डाल देगा। तो ये है रिपीटेड क्वेश्चंस। उसमें देखेंगे हम लोग कि रिपीटेड क्वेश्चन क्या होते हैं और क्लोज टू रिपीटेड या सिमिलर टू रिपीटेड क्या होते हैं। और उतना ही संख्या में लगभग ये 30 क्वेश्चन सिमिलर टू रिपीट क्वेश्चन होगा, एग्जैक्ट रिपीट नहीं होगा लेकिन उसी थीम पर होगा। उसको भी हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से आज समझेंगे। अंत तक वीडियो को देखिएगा। जो मैं शुरू से कह रहा हूं कि जो भी 10% स्टूडेंट फाइट में है, यानी अगर मान लीजिए 4 लाख बच्चा दे रहा है तो 40,000 बच्चा इन क्वेश्चंस को जरूर करेगा। यहाँ पे किसी को भी एरर करने का ऑप्शन नहीं है। अगर यहाँ एरर करेंगे आप रेस से बाहर जाएंगे। इन क्वेश्चन को कंट्रोल करने के लिए मैं बार बार कहा हूँ कि आप प्रैक्टिस सेट को छोड़ दीजिए, आप जो टेस्ट सीरीज है उसके पीछे भी मत भागिए। आप अपना सारा ताकत जो है वो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पे लगाइए। अगर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को बहुत डीपली करेंगे तो यहाँ आपको बहुत अपर हैंड होगा, एग्जाम हॉल में भी जल्दी जल्दी सवाल बनेगा तो आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा और समय भी बचेगा आगे के सवालों को सोचने के लिए। अगला जो 30 क्वेश्चन है वो क्लोज टू फंडामेंटल है, कंस्ट्रक्टेड क्वेश्चन इसको हम लोग बोलते हैं। और जो 30 क्वेश्चन है प्योर फंडामेंटल बेस्ड होते हैं। यहाँ पे अगर डीप फंडामेंटल नहीं है, डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो वो ये सवाल नहीं हिलेगा, ये समझ लीजिए। लेकिन ये डुएबल होता है, फंडामेंटल पे आधारित होता है। अभी हम लोग देखेंगे कि कैसे सिंपल इन्फॉर्मेशन को हम लोग एक फंडामेंटल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो ये जो सवाल है 30 इधर 30 इधर, ये सब स्टेटमेंट बेस्ड होगा, आपका मैचिंग टाइप होगा और एसर्शन रीजन में होगा। इवन जो एमसीक्यू होगा उसकी जो चॉइसेस होंगे 4 आपके 1 2 3 और 4 चॉइसेस, दे विल बी वेरी क्लोज टू ईच अदर, काफ़ी कंफ्यूजिंग होगा। तो ये मतलब हम लोग रखते हैं इन 60 क्वेश्चन को इसी श्रेणी पे। और जो लास्ट मैं हमेशा कहा हूँ ये किसी से नहीं बनेगा, इसमें दिमाग नहीं लगाइए। ये आप किसी भी चीज़ को, किसी भी चैप्टर को, किसी भी सब्जेक्ट को डिपेंड करेंगे, पता चलेगा कि अगली बार और थोड़ा डीप से आ गया, तो इसमें दिमाग नहीं लगाना। अब ये तो मैं बात हो गई कि क्वेश्चन के इसको। अब हम एक एग्जाम्पल उठाए हैं, विटामिन का एग्जाम्पल लिए, बहुत इजीली सब समझ सकते हैं। साइंस आर्ट्स के हर बच्चा इसको समझ सकता है और इसको हम लोग किसी भी टॉपिक में, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कहीं भी हम लोग इसका एग्जाम्पल उठा सकते हैं अलग अलग क्वेश्चंस के माध्यम से। इसमें मैंने विटामिन को लिया है और इसमें ज़्यादातर विटामिन सी को मैंने टारगेट किया है। तो गौर से देखिए, एक क्वेश्चन आपको आ सकता है कि विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है, अभी भी पूछने का चांसेस है। तो इसके कुछ चॉइस होंगे, ABCD चॉइस होंगे। फिर देखिए, अब ये मान लीजिए कि क्वेश्चन रिपीट है तो सिमिलर टू रिपीट क्या होता है, ये अपोजिट हो जाएगा। जब यहाँ पूछ रहा है विटामिन सी की कमी से कौन बीमारी होता है तो डायरेक्ट वो बीमारी का नाम से पूछ देगा किस विटामिन के कमी से होता है।
तो ये हो गया। उसी तरह से मान लीजिए विटामिन का कई मतलब ये है फील्ड है जिन फील्ड को आपको तैयार करना चाहिए। अभी हम बताएंगे कि कैसे इसका नोट्स भी प्रिपेयर करते हैं जो बहुत फुल प्रूफ नोट होगा। अब है कि नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। अब देखिए इसका उल्टा क्वेश्चन, रिपीट में मतलब जो सिमिलर टू रिपीट जाएगा क्या कि एस्कॉर्बिक एसिड किस विटामिन का नाम है। आप समझ गए, क्वेश्चन इस वे या उस वे, किसी भी वे आ सकता है। इन दो क्वेश्चन को देख करके आप समझ चुके होंगे। अब देखिए कि एक विटामिन का दूसरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि कौन सा विटामिन हीट रेसिस्टेंट है, कौन हीट रेसिस्टेंट नहीं है। यूजुअली जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो हीट सेंसिटिव होते हैं और जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो हीट रेसिस्टेंट होते हैं। तो उसमें मान लीजिए हीट स्टेबल की बात कर रहे हैं तो उसमें चॉइस दे देगा आपको कि हीट स्टेबल है, इसमें दे देगा विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन सी ऑल, तो उसमें मतलब डन। तो आंसर समझिए कि मैं कह रहा हूँ कि वाटर सॉल्युबल विटामिन जो है हीट स्टेबल नहीं होता है, थोड़ा भी उसको हीट करेंगे तो वो खराब, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब है एक क्वेश्चन कि एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कौन है, या दे देगा कि निम्न में से कौन सा विटामिन एंटीऑक्सीडेंट है। ये और इसको उलट के भी पूछा जा सकता है, मतलब थोड़ा लेंदी होने के डर से मैं उसको स्किप किया हूँ। अब देखिए कि एक अगला क्वेश्चन है कि विटामिन जो है कौन सा विटामिन वाटर सॉल्युबल है। ये भी क्वेश्चन आता रहता है बराबर। फिर मतलब इसमें से अब थोड़ा सा स्केल अगर बढ़ाएं तो निम्नलिखित में से असत कथन को चुने। थोड़ा स्केल बढ़ा है, आप समझिए ये स्केल नीचे वाला जो पहला 60 क्वेश्चन का स्केल है यहाँ तक। अब थोड़ा हम लोग कंस्ट्रक्टेड आइडिया पे जाएंगे तो गौर से देखिए कि यहाँ पे 3-4 स्टेटमेंट, या इसको हम 2 ही स्टेटमेंट पे लिए हैं, इसको हम 3-4 स्टेटमेंट तक ले जा सकते हैं। तो अब ये देखिए विटामिन सी फैट सॉल्युबल विटामिन है, विटामिन B12 वाटर सॉल्युबल विटामिन है, बोथ नन, इस तरह के आपके चॉइसेस आ सकते हैं। सॉल्युबिलिटी पे हम लोग जाएंगे तो थोड़ा क्वेश्चन का स्केल अप हुआ। अब नेक्स्ट देखिए उसी तरह का जो मतलब सिमिलर टू स्केल अप में ये क्वेश्चन है कि विटामिन है उनसे रिलेटेड जो फीचर्स होते हैं उनको एक युग में पेयर में दिया गया है कि अब विटामिन सी मतलब गाजर, तो ये समझिए कि गाजर में होता है कि नहीं विटामिन सी प्रचुर मात्रा में, वो आपको देखना है। विटामिन डी गट माइक्रोब्स, जो हमारे आंत में बैक्टीरिया होते हैं उनके मदद से भी बहुत सारा विटामिन का सिंथेसिस होता है। अब ये देखना है कि विटामिन डी को सिंथेसाइज करता है कि नहीं करता है। अब विटामिन ई है वाटर सॉल्युबल, इसमें 3-4 स्टेटमेंट इस तरह से पेयर में दिए हुए हैं, तो क्वेश्चन का स्केल थोड़ा अप हुआ। अब नेक्स्ट देखिए कि क्वेश्चन का स्केल कैसे अप होगा। 3 स्टेटमेंट दे दिए हैं, ये स्टेटमेंट 4-5 तक जा सकता है आपका एग्जाम में। यही मेरा कहना है कि यहाँ से इन 2 क्वेश्चन से यहाँ से स्केल अप होना शुरू हुआ, क्वेश्चन नंबर 8 से। और जो पैटर्न चेंज का हम लोग बात करते हैं यही पैटर्न शिफ्ट है। जो पहले स्ट्रेट क्वेश्चन आते थे अब स्ट्रेट क्वेश्चन नहीं आएंगे, इसी तरह थोड़ा थोड़ा स्केल अप होगा। तो अब ये समझिए यहाँ पे स्केल अप हुआ। अब नेक्स्ट जो स्केल अप है यहाँ पे काफ़ी अच्छा स्केल अप हुआ है क्वेश्चन का, अगर आप देखना चाहेंगे ये काफ़ी स्केल का अप है, अपलिफ्टमेंट है। क्या है कि आपको 3 स्टेटमेंट दे दिया गया कि आंवला में विटामिन ई प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, आपको देखना है कि आंवला में होता है कि नहीं। इसके बाद विटामिन डी के सिंथेसिस में सनलाइट का रोल होता है या नहीं होता है, मतलब स्टेटमेंट कुछ भी आ सकता है, मैंने सिंपल थोड़ा उठाया है ताकि आप इसको समझ भी सकिए। और गिवन इन्फॉर्मेशन में ये क्वेश्चन बहुत अप हो जाएगा, ये जानिए। अब विटामिन ए और विटामिन सी का सिंथेसिस हमारे आंत में उपस्थित माइक्रोब्स के द्वारा किया जाता है। अब पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट असत्य है। जब भी असत्य का बात आए ना तो वो क्वेश्चन अपने आप में पेचीदा हो जाता है, थोड़ा आपको ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। तो ऐसे जो स्टेटमेंट बेस्ड सवाल आएंगे वो आपके लिए स्केल अप करेगा, यहाँ पे फंडामेंटल आपका मजबूत होना पड़ेगा। अब देखिए कि नेक्स्ट फंडामेंटल का जो अपलिफ्टमेंट है वो कॉलम ए और कॉलम बी दे देगा। यहाँ पे कुछ फील्ड्स रहेंगे और यहाँ पे कुछ फील्ड्स रहेंगे। अब इनमें देखेगा कि करेक्ट मैचिंग कौन सा है, चॉइस ए है, बी है, सी है, डी है, इस तरह से आपका रैंडम मैचिंग देगा और आपको मैच करना है। तो वहाँ पे एकदम क्लैरिटी होना चाहिए आपको इन्फॉर्मेशन का, 4 इन्फॉर्मेशन इधर 4 इधर, तो 8 इन्फॉर्मेशन के बारे में सॉलिड जानना पड़ेगा। ये क्वेश्चन अपने आप में 1 नहीं है, वो 4 हो जाता है, मतलब 8 हो जाता है। उसी प्रकार से ये क्वेश्चन अपने आप में 1 नहीं है, 3 क्वेश्चन हो गए, तीनों स्टेटमेंट जानेगा तभी सही होगा वो।
समझ गए? पहले का जो क्वेश्चन 1 2 3 4 5 7 दे गए थे वो क्वेश्चन अपने आप में एक ही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अपने आप में एक नहीं, ये 8 क्वेश्चन है। 4 इन्फॉर्मेशन इधर, 4 इन्फॉर्मेशन इधर, 8 इन्फॉर्मेशन पे कंट्रोल होगा तब आपका बनेगा। अब आप देखिए कि स्केल अप थोड़ा और बढ़ा है हमारा। क्या बढ़ा है कि यहाँ पे असर्शन रीजन, कि असर्शन रीजन में जब सवाल आता है तो यहाँ पे एकदम हार्डकोर फंडामेंटल मजबूत होना चाहिए आपका। अगर हार्डकोर फंडामेंटल मजबूत नहीं है, अभी मैं बोल देता हूँ, एक बार इस पर और वीडियो बनाएंगे। एग्जाम हॉल में ऐसे क्वेश्चंस को टच मत कीजिएगा, अंदाज मत लगाइएगा, गेस मत कीजिएगा। जब तक फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं होगा तब तक ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। और ऐसे क्वेश्चन काफ़ी आने वाले हैं इस बार आपको। हर मतलब सब्जेक्ट 11 सब्जेक्ट है, अगर मैथ को, मेंटल एबिलिटी को छोड़ के बाकी और सब भी हम लोग देखें 10 में भी एक दो करके भी आएगा तो वो 20 क्वेश्चन हो जाएगा, या एक करके भी आए तो 10-15 क्वेश्चन हो जाएंगे, और वो आसान नहीं रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। अब है कि एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि डॉक्टर जो है जब भी एंटीबायोटिक आपको देता है डॉक्टर, ये ध्यान दीजिए, तो एंटीबायोटिक के साथ में आपको विटामिन की गोली भी देता है। रीजन क्या है? रीजन लिखा है कि हमारे आंत में विद्यमान माइक्रोब्स कई प्रकार के विटामिन को सिंथेसाइज करता है। समझ गए? तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ कि इसका आंसर ए होगा, जिसमें एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। क्यों? समझिए कि जब हम लोग एंटीबायोटिक देंगे तो हमारे आंत में वो विदाउट एनी डिफ्रेंशिएशन सभी तरह के बैक्टीरिया को मारता है, तो जो आंत में विद्यमान बैक्टीरिया वह भी मरेगा। जब वो मरेगा तो विटामिन का सिंथेसिस नहीं होगा। दूसरी तरफ आप जानते हैं जैसे विटामिन के है, विटामिन B12 है, इन सब का सिंथेसिस हमारे आंत में उपस्थित बैक्टीरिया करता है। तो जब आप एंटीबायोटिक खाएंगे तो वो बैक्टीरिया मरेगा, जब वो बैक्टीरिया मरेगा तो आपके शरीर में विटामिन की कमी होगी। तो वैसी स्थिति में जब सप्लीमेंट विटामिन देते हैं ताकि उसकी कमी को पूरा किया जा सके। तो ऐसे सवाल, अब ये सवाल जो सही से अच्छे तरीके से जो नहीं जानेगा वहाँ पे कुछ गलत करके आ जाएगा। अब देखिए कि अगर मान लीजिए जैसे विटामिन को हम लोग देखें कि अगर आप एक नोट प्रिपेयर करना चाहें तो क्या करें, तो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आप सीरियल नंबर लिखिए, मान लीजिए एक। दूसरा है नेम ऑफ विटामिन, आप विटामिन का नाम लिखिए, उसका रासायनिक नाम लिखिए। इससे भी सवाल आता है, कई बार आ चुका है। इसके बाद उसका स्रोत, जो आपका सोर्स है, फूड सोर्स, कहाँ पे वो पाया जाता है। इसके बाद उसका सॉल्युबिलिटी है कि कहाँ पे मतलब घुलनशील है, फैट में या वो वाटर में। हीट रेसिस्टिविटी, ये आप देखिए। इसके बाद उसकी कमी से होने वाला बीमारी, इसको आप लिखिए। इसके बाद उसके फंक्शन, जैसे देखिए कि घाव भरने में जो कोलेजन सिंथेसिस होता है वो विटामिन सी का उसमें रोल है, फंक्शन है। और कुछ विशिष्टता है, विशिष्टता है कि कोई भी विशिष्टता है, जैसे साइनिकोबिलामिन में जो उसमें कोबाल्ट पाया जाता है, कुछ जैसे स्किन के नीचे जो विटामिन डी का प्रिकर्सर रहता है वो सनलाइट की मदद से सिंथेसाइज होता है। तो ये सब कुछ एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है, तो ये सब थोड़ा देख लीजिए उसको। तो ऐसे करके आपका चार्ट पूरा होगा। मुझे लगता है कि आप आज समझ पाए होंगे कि कैसे क्वेश्चन का लेवल स्केल करेगा। इसमें आप कोई भी टॉपिक उठा सकते हैं, हिस्ट्री का उठा सकते हैं, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, कुछ भी सब्जेक्ट का उठा सकते हैं। मैंने एक एग्जांपल लिया कि कैसे धीरे धीरे क्वेश्चन का स्केल बढ़ेगा और वो उसमें आपको कितना वाइज होना है, कितना आपको एक्यूरेट होना है, उसके लिए क्या करना है। तो जो फंडामेंटल टाइप की क्वेश्चन है उसके लिए आपको तथ्यों पर बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए और उस पर एक आपका ब्रेन भी काम करना चाहिए। और उसके लिए ज़रूरी है कि जब आप बहुत ऑनलाइन पढ़ेंगे तो मुश्किल होगा, आप थोड़ा टेक्स्ट बुक को प्रेफर करें। अभी तो मान लीजिए लास्ट टाइम है, अब यहाँ पे जल्दी जल्दी रिवीजन करना है, लेकिन थोड़ा 1-2 घंटा टाइम देकर ऐसे सवालों को सोचिए, करिए, देखने का कोशिश कीजिए। आज भर के लिए इतना ही। थैंक यू।